नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वर्ष 2019 के GS2 के कई सारे सवालों पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अपने आज के लेक्चर में उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है। अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा दोस्तों आज का पहला सवाल है वो है जलवायु परिवर्तन के ऊपर। यहाँ पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी आपको विवेचना करनी है। यहाँ विवेचना आपका मुख्य शब्द हो जाएगा। उसके अलावा अगर इस तरफ देखें तो दोस्तों पूछा गया है क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। खास तौर पर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है, आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कस। अब आप अपने उत्तर की अगर शुरुआत जब भी करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हुए शुरुआत करेंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन की जो करंट पोजीशन है, करंट स्थिति है, वो बहुत गंभीर है। और फिर आप कहेंगे कि इसका विभिन्न देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और मोस्टली ये जो प्रभाव होता है ये विनाशकारी होता है। तो पहले आपने कह दिया भाई जलवायु परिवर्तन जो है उसकी स्थिति खराब है और सभी देशों पर यह प्रभाव डाल रहा है, लेकिन उन सब देशों पर यह एक जैसा प्रभाव नहीं डालता। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो इसके विनाशकारी प्रभाव से ज़्यादा इम्पैक्टेड होती हैं और उनमें से ही है डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर विकासशील देश। यही आपको इस जगह पे समझाना है। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स की मदद लेनी है ये बताने के लिए किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। और अल्टीमेटली जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि भाई अब सही समय है जब हम कोई आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी इम्पैक्ट्स हैं, जो प्रभाव हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम कुछ हद तक कम कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है। फिर आप इससे इस तथ्य को जोड़ सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से हर एक कंट्री जो है वो इससे प्रभावित है और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये विनाशकारी प्रभाव डालता है, यानी कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिवास्टेटिंग होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए भी और एक कम्युनिटी या फिर एक समुदाय के लिए भी। और दोनों को जोड़कर हम ये लिख सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए ओवरऑल भी इसके बहुत विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि भाई हाँ सब अफेक्टेड है, इसके विनाशकारी प्रभाव हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि सब लोग यूनिफॉर्मली अफेक्टेड नहीं है, यानी इसके जो विनाशकारी प्रभाव हैं वो इक्वल रूप से सब जगह वितरित नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ के पास इतने संसाधन भी मौजूद नहीं हैं, इतनी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि यह जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें या उससे होने वाले विनाशकारी प्रभावों को रिवर्स कर सकें। इसके कारण ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये जो बातें थी ये आप इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बता सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। भाई सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वह अपने विकास के अभी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अभी उनको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनका डेवलपमेंट है वो वापस रिवर्स हो जाता है, यानी जितना उन्होंने विकास किया है वो सबका सब उलट सकता है।
उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो आम तौर पर ऐसे सेक्टर्स पे रिलाई करते हैं जो ऑलरेडी क्लाइमेट सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि टूरिज़्म। अब देखिए दोस्तों, अगर जलवायु परिवर्तन एकदम से अपनी स्पीड पकड़ लेता है, वो तेज़ होने लगता है, तो सबसे पहले यही क्षेत्र हैं जो अफेक्टेड होंगे। एग्रीकल्चर को इसके विनाशकारी प्रभाव का शायद सबसे पहले सामना करना पड़े, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, जिसकी वजह से उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से बड़े तादाद पर फसलें नष्ट हो सकती हैं। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से टूरिज़्म भी अफेक्टेड होता है। पर समस्या तब आती है जब हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इन ही सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा रिलाय करती हैं, इन पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसमें जैसे हमने बताया, क्रॉप यील्ड भी कम हो सकते हैं, उत्पादकता कम हो सकती है, फूड की इनसिक्योरिटी हो सकती है, कई सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा इससे बढ़ता है। सबसे आम तौर पे हमने देखा है कि मलेरिया के आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। समस्या तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई ऐसे देशों के पास इनफ रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं हैं, इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चियां सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होती हैं। देश में असमानता का स्तर बढ़ जाता है। उसके अलावा कई जगहों पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत भयंकर या तो कहीं पे बारिश होती है जिससे कि बाढ़ आ जाती है, या फिर कहीं पे अगर सूखा पड़ना शुरू होता है तो लंबे समय तक वहाँ पे सूखा ही बना रहता है, बारिश ही नहीं होती। इसके और आपको आजकल इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फॉरेस्ट फायर आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जंगल नष्ट हो जाते हैं। उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन पर भी संकट आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके पिघलने की वजह से 2-3 चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले तो जो समुद्र का लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ने की वजह से जो छोटे छोटे टापू हैं या जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि ये वाले, इनके सबमर्जेंस का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर आने वाले समय में इसी गति से जलवायु परिवर्तन होता रहा, इसी गति से बर्फ़ पिघलती रही और इसी गति से अगर समुद्री लेवल बढ़ता चला गया तो ये सब के सब समुद्र में समा जाएंगे, उसके नीचे डूब जाएंगे। उसके अलावा कई जगह पे हमको इंटेंस साइक्लोन देखने को मिलते हैं। यानी आजकल जो चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं, आप देख रहे हैं वो कितने तीव्र होते हैं, कितनी बुरी तरह वह इम्पैक्ट करते हैं किसी भी क्षेत्र को। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई सी लेवल राइज होगा तो उसकी वजह से कई एरिया में खतरे उत्पन्न होंगे। मैंने एक बताया, सबमर्जेंस हो जाएगी कई एक क्षेत्रों की। उसके अलावा जो मेकोंग डेल्टा है, यानी मेकोंग नदी से जो डेल्टा फॉर्म होता है, वहाँ पे राइस की जो यील्ड है वो इम्पैक्ट हो सकती है। वह क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अगर वहाँ की राइस यील्ड इम्पैक्ट हुई इस वजह से, तो फिर से कई सारे क्षेत्रों पे फूड इनसिक्योरिटी का खतरा मंडराने लगेगा। उसके अलावा सब सहारन जो अफ्रीका है वो क्षेत्र भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके अलावा ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो बर्फ़ पिघल रही है, इससे नदियों का जो इकोलॉजिकल फ़्लो है वो भी इम्पैक्ट होता है। हमको ये बहुत इजीली ऑब्ज़र्व हो पाता है गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल देने की हमने बात की है दोस्तों, इस प्रकार से 3 एग्जाम्पल दे दिए। एक मेकोंग डेल्टा का दे दिया, एक सब सहारन अफ्रीका का आपने एग्जाम्पल दे दिया, एक आपने गंगा ब्रह्मपुत्रा का दे दिया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि भाई आज मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक जलवायु परिवर्तन है और हर एक देश किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, जो आगे चलकर इंडिविजुअल्स पे, समुदायों पे बड़े विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसमें से है विकासशील देश। हालांकि वह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जलवायु परिवर्तन से, लेकिन
उसके परिणामों को वहन करने की उनकी क्षमता उतनी नहीं है, ना उनके पास उतने संसाधन उपलब्ध हैं कि वो उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। फिर वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के पास क्षमता सीमित है, और अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन इन देशों को अफेक्ट करता रहा तो ये भी संभावना बढ़ जाती है कि विकास के स्तर उलट सकते हैं। उसके अलावा जो विकासशील देश होते हैं वो आमतौर पर इस प्रकार के सेक्टर्स, इस प्रकार के क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं जो जलवायु संवेदनशील हैं, जैसे कि कृषि, पर्यटन, वानिकी। अगर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो सबसे पहले ये क्षेत्र प्रभावित होंगे, और क्योंकि विकासशील देश इन क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं तो इस वजह से यह उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे फिर हमने एक डेटा लिया है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार बात यह है कि कुछ क्षेत्र जो कि सब सहारन अफ्रीका के आसपास हैं, उसके अलावा साउथ और साउथ ईस्टर्न एशिया के क्षेत्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं क्लाइमेट चेंज से, यानी जलवायु परिवर्तन से। अगर जो तापमान है उसमें वैश्विक तौर पर मामूली सी भी वृद्धि हुई तो इन क्षेत्रों में फसल की पैदावार में भारी गिरावट आएगी। इसके कारण इन क्षेत्रों में और इनफैक्ट आसपास के क्षेत्रों में जो इन क्षेत्रों से आने वाली फसल की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं, उन सभी में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर से हमने एक डेटा लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2030 तक कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और बढ़ती गर्मी से लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होंगी। यानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग कहेंगे कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है। उसके अलावा एक बात हमने पहले भी देखी कि विकासशील देशों के पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, इनफ रिसोर्सेज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं आने वाले क्लाइमेट चेंज के प्रति। और अगर इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है कमज़ोर वर्ग, और कमज़ोर वर्ग में भी महिलाएं और लड़कियां आमतौर पर अधिक प्रभावित होती हैं। जो मौजूदा सामाजिक असमानता हैं उनको जलवायु परिवर्तन और ज़्यादा बढ़ा सकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को, उनके आर्थिक कल्याण को और उनकी समग्र सुरक्षा को वह खतरे में डाल सकता है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लैंगिक असमानता कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे समाज में। जलवायु परिवर्तन से यह समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। यह समस्या विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रभावित करती है जो आजीविका बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। अगर भाई क्लाइमेट चेंज होगा तो ये प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगी। अब ये इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, जब इतनी अफेक्ट हो रही हैं तो जो महिलाएं इनके ऊपर अपना लाइवलीहुड डिपेंड करती हैं वो भयंकर रूप से प्रभावित होंगी। फिर दोस्तों, एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ इलाकों में बाढ़ आएगी, कुछ इलाकों में सूखा पड़ेगा, और इस प्रकार की जब घटनाएं बढ़ती हैं तो वित्तीय मांग भी बढ़ती है। अब अगर हम लोग अपना फंड इस तरफ डाइवर्ट करेंगे तो जो फंड सामाजिक सेक्टर्स में जाना चाहिए था, एजुकेशन की बढ़ोतरी के लिए जाना चाहिए था, हेल्थ की बेहतर सुविधाओं के लिए जाना चाहिए था, वो चला गया अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने में। तो ऐसे क्षेत्रों में फंड की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुणवत्ता पे असर पड़ता है, इनकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। साउथ एशिया की बात करें तो कुछ शहर जैसे बॉम्बे और कोलकाता कई अलग अलग एक्सट्रीमिटीज़ का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, यहाँ पे इंटेंस साइक्लोन ये लोग अनुभव करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र का काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा कई क्षेत्रों के सबमर्जेंस का खतरा बढ़ जाता है अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। ग्लेशियर की पिघलने की वजह से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी का जो पारिस्थितिक प्रवाह है, इकोलॉजिकल फ्लो है, उस पर असर पड़ता है। वियतनाम में मेकोंग डेल्टा है, वह क्षेत्र चावल की भारी पैदावार के लिए जाना जाता है, परंतु अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो यह क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, जिसके कारण खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। और अगर फ्यूचर में इसी प्रकार से तापमान बढ़ता चला गया तो हमारे प्लैनेट पे जितनी भी लाइफ है उसके सामने एक विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगेगा।
तो इसीलिए हम कहते हैं भाई यह उचित समय है जब हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार से आपको एक पॉजिटिव नोट पे और एक सल्यूशन देते हुए अपना उत्तर एंड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये अलग अलग वेदर पैटर्न्स हमारे सामने दर्शाता है, उसमें चेंज लाता है। उसके अलावा जो विश्व का एनवायरनमेंट है उसमें भी ये चेंजेस लाता है। इसकी वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है और उनके जो हैबिटेट है उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी शिफ्टिंग देखी जाती है। उसके अलावा समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और जाने कितने इसके और भी परिणाम होते हैं। इसको और तेज़ करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज अहम भूमिका निभाती हैं। ये बेसिकली इस तरीके से एक कंटेनर जैसा बना देती है हमारी पृथ्वी को, और सूर्य से जो भी यहाँ पे किरणें आती हैं जब वो इस सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगी और वापस जाएंगी लॉन्ग वेव रेडिएशन के तौर पे, तो यह उनको बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ये जो गर्मी है ये इस क्षेत्र में बढ़ती चली जाएगी। तो यानी जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उतनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण सी लेवल राइज हो सकता है क्योंकि आइस की मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वही सब चीज़ें हैं, आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में यहाँ पर दिया है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, वो कितनी पोटेंट है। बाकी हमने बता दिया ग्रीन हाउस गैसेस किस प्रकार से जो सूर्य की किरणें आती हैं और वह वापस जब सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन के तौर पर जाती हैं तो उनको ट्रैप कर लेती है वो, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप अपने उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, इसको हम इस बात से साबित कर सकते हैं कि पिछले 100 सालों में तो जो टेम्परेचर राइज था वो करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन पिछले 3 दशकों में यानी करीब 30 साल के अंदर अंदर यह अब 0.6 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया है। तो जो चीज़ हमने 100 साल आते आते करीब अचीव की, करीब करीब वो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं 30 साल के अंदर अंदर ही। फिर अगर हम लोग ग्रीनलैंड आइस शीट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में उसने सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एक्सपीरियंस की है। अगर पूरी आइस शीट मेल्ट हो जाती है तो करीब समुद्र का जो लेवल है, जो जल स्तर है, वो 6 मीटर से बढ़ जाएगा। और अगर 6 मीटर से समुद्र का लेवल बढ़ गया तो जाने कितने कॉन्टिनेंट्स, माफ़ कीजिएगा, जाने कितने आइलैंड्स जो छोटे छोटे हैं वो सब समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। इनफैक्ट कई सारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उन पर भी सबमर्जेंस का खतरा मंडराने लगेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको बताना है कि यूएसए और ईरान के बीच में जो टेंशन्स हुई हैं उसके क्या कारण हैं। फिर आपको बताना रहेगा कि तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से प्रभावित होगा इन टेंशन्स के चलते, और भारत को किस तरीके से इस सिचुएशन का रिस्पॉन्स देना चाहिए। यहाँ डिस्कस आपका कीवर्ड है या फिर आपको विवेचना करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर आप तनाव के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। तो जो इंट्रोडक्शन है आपका, जो भूमिका आप बनाएंगे अपने उत्तर की, उसमें आप बैकग्राउंड दीजिए ईरान न्यूक्लियर डील का, क्योंकि वहीं से ये टेंशन्स इमर्ज हुई थी और किस प्रकार ये न्यूक्लियर डील से टेंशन्स बढ़ गई हैं। फिर आपको ये बताना है कि क्या वजह रही है इन टेंशन्स की या फिर तनाव के कारण क्या हैं। फिर विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए आप ये बताएं कि ये समस्याएं भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करेगी। फाइनली आपको ये बताना है कि इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस सिचुएशन को देखने के बाद, और भारत को क्या करना चाहिए इस चीज़ को बताते हुए आप जो अपना उत्तर कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार के तनाव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेंशन्स है ये डोनाल्ड ट्रंप के एरा से ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको समझने के लिए हमको एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। साथ ही इसको संयुक्त व्यापक कार्य योजना भी कहा जाता है। ये बेसिकली 2013 से 2015 के नेगोशिएशन के बाद 2015 में फाइनली साइन की गई। इसको साइन करने के लिए P5 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन और ईरान के बीच में समझौते हुए।
अब ये P5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। इसमें 5 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें यूएस, रशिया है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस हैं, और इसमें चाइना है। तो ये जो है ये परमानेंट मेंबर होते हैं, इनको हम लोग P5 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो डील साइन हुई थी ये P5 और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ में की थी। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी इसका जो कार्यान्वयन है ये IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अभिकरण द्वारा देखा जाता है, उसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। अब बात करते हैं डील में हुआ क्या। ये जो डील हुई इसमें कुछ कुछ प्रोमिसेस किए गए। सबसे पहले ईरान से कहा गया भाई जो न्यूक्लियर वेपन है यानी कि जो परमाणु हथियार है उनमें जो जो की कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो आपके पास उसके भंडार हैं उसको आपको कट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज की बात की गई, ये न्यूक्लियर वेपन के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा हैवी वाटर की बात की गई, उसके अलावा एनरिच्ड यूरेनियम की बात की गई। इस सबको आपको कट करना पड़ेगा जिससे कि आप ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर ना कर सकें, उनका निर्माण ना कर सकें। जो आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम बचेगा सिर्फ वो इसीलिए बचा के रखना है जिससे कि आप अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके, लेकिन आप परमाणु हथियार बनाने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम को नहीं रख सकते। दोस्तों ये जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है ये बेसिकली ऐसा यूरेनियम है जिसमें आप समझ लीजिए कुछ परसेंटेज और यूरेनियम की बढ़ा दी गई हो जिससे कि वे न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए परफेक्ट बन जाए। तो एनरिच्ड यूरेनियम आमतौर पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस एनरिच्ड यूरेनियम पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था अगर आपको रखना है तो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आप रख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, यानी आप किसी प्रकार से वेपन मैन्युफैक्चरिंग में इसको नहीं यूज़ कर सकते। और अगर आपकी कोई ऐसी ऑपरेशनल न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो उस पर वॉच रहेगा IAEA का, यानी लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अभिकरण द्वारा। तो हर तरीके से इस पे वॉच रखा जाएगा जिससे कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर ना कर सके। ईरान इन सब बातों में राज़ी था, वह मान गया था। इसके बदले में ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने कहा कि भाई ईरान के ऊपर जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको हम हटा लेंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब वर्ष 2018 में ट्रंप ने कहा कि हम इससे विड्रॉ करते हैं, यानी अब हम नहीं मानते इस प्रकार का कोई भी अग्रीमेंट, और यहाँ से वहाँ ईरान के ऊपर सैंक्शंस वापस से रीइम्पोज होना शुरू हो गए। फिर दोस्तों करीब 1 साल बाद ईरान ने भी अपने काउंटर मेजर शुरू किए। वो इसीलिए क्योंकि इसके जो सैंक्शंस थे वो वापस बढ़ते जा रहे थे और कठोर हो रहे थे। धीरे धीरे करके जो ईरान है उसके ऑयल इंपोर्ट्स को भी कर्ब कर दिया गया था, और ईरान जो है वो बेसिकली ऑयल पे ही डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर इसके ऑयल इंपोर्ट्स को कर्ब करेंगे तो ईरान की इकोनॉमी पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसके विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इससे धीरे धीरे होने ये लगा कि दूसरे जो नेशंस हैं वो यूएस से गुस्सा होने लगे कि भाई ये इस प्रकार से यूनिलैटरली डिसीजन कैसे ले सकता है। फिर दोस्तों समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई जब 2020 में यूएस के द्वारा ईरान के टॉप जनरल को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उनका नाम था कसीम सुलेमानी। अब जो ईरान और यूएस के बीच में तनाव चल रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ चुके थे। यहाँ पे ईरान ने भी बोला कि भाई हम वापस से अपने सारी न्यूक्लियर एनरिचमेंट से संबंधित चीज़ें शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं किस प्रकार से जो तनाव है वो बढ़ता रहा है यूएस में और ईरान के बीच। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार बनाया है। हमने लिखा है कि जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स हैं ये तब से उभर के सामने आ रही हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑफिस अज्यूम किया है वर्ष 2016 में। तभी से ये तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। वर्ष 2015 में P5 प्लस यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना नामक एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति की थी। एक सिग्नेचर किए गए थे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे। इसके बारे में हमने अभी बात की थी। फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे कि इस समझौते में था क्या। तो यहाँ पे कहा गया था ईरान को कि भाई आपको लिमिट करना है अपनी सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को, और अगर
कोई इंटरनेशनल इंस्पेक्टर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या फिर इंस्पेक्शन करने आए तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के लिए भी ईरान ने हामी भर दी थी। इसके बदले में बात यह हुई थी कि ईरान पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सब हटा लिए जाएंगे। परंतु फिर आता है वर्ष 2018 जब यह बात बिगड़ने लगी और उसी समय ट्रंप ने इस समझौते को छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने ईरान के खिलाफ जो जो आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे उनको बहाल कर दिया था, उनको फिर से लागू कर दिया, फिर से लगा दिया था। इस सब के परिणाम स्वरूप ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा। मई 2019 आते आते संबंध और भी ज़्यादा खराब हो गए जब अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात के प्रतिबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा था और मैंने आपको बताया था कि जो ईरान है वो बेसिकली एक ऑयल इकोनॉमी ही है। अगर आप उसको वहाँ पे प्रतिबंधित कर देंगे तो वो अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाएगी। इस प्रकार से ईरान की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ उसको और गंभीर क्षति पहुँची। फिर ईरान ने भी इसके रिस्पॉन्स में जवाबी अभियान शुरू कर दिए। अब दोस्तों क्योंकि ये पेपर 2019 का है इसीलिए हम इसमें 2020 में हुई घटना का वर्णन नहीं कर पाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 2020 में यूएस ने ईरान के जनरल को असैसिनेट कर दिया, उनकी हत्या कर दी थी। उसकी वजह से ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच में ये और ख़राब हो गए और तनावपूर्ण हो गए और इन सभी बातों का भारत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सीधा असर इन सब चीज़ों का भारत पर पड़ा है। अब दोस्तों अगर बात करें तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, तो सबसे पहले बात करें ऑयल सप्लाईज़ की। भारत करीब 80% जो अपना ऑयल है वो ईरान से ही इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि ईरान पे इस तरीके के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इस वजह से जो भारत में तेल आ रहा होगा, जो उसका आयात हो रहा होगा, उसको एक झटका लगेगा, जिसकी वजह से भारत में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर कभी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अपने आप महंगाई दर भी बढ़ जाती है, तो संभावना है कि भारत में आने वाले समय में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए। इसीलिए करना ये चाहिए भारत को कि अपने जो ऑयल सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने तेल के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने कच्चे तेल के आयात के लिए ईरान पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। तो अगर फ्यूचर में इस प्रकार का कोई और झटका आएगा तो उससे टैकल करने के लिए भारत सही पोजीशन में रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया किस तरीके से इस तेल संबंधित प्राइस के इंक्रीज़ की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अब क्योंकि भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अपने इंपोर्ट के लिए, तो हो सकता है भारत का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो टेंशन्स दोनों देशों के बीच में बढ़ती जा रही हैं, ये भारत के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को भी प्रभावित करती हैं। उसके अलावा दोस्तों भारत जो है वो ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। अब क्योंकि इन प्रतिबंधों के चलते ईरान से उसकी जो रिलेशनशिप रही है उसको झटका लगेगा, इस वजह से चाबहार बंदरगाह के विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं ये जो तनाव अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं। उसके अलावा भारत के लिए कनेक्टिविटी को ख़राब कर सकता है ये, क्योंकि ईरान में बंदर अब्बास नाम का एक और बंदरगाह है। अब अगर भारत और ईरान के बीच में रिश्ते पुराने हालातों के हिसाब से नहीं रहते हैं तो भारत इसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से कनेक्टिविटी ख़राब होगी। उसके अलावा भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ईरान पे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब क्योंकि ईरान पे ये सब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इससे प्रभावित हो सकती है। ये सब फैक्टर्स और चिंताजनक तब बन जाते हैं जब हम देखते हैं कि जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ग्वादर पोर्ट पर, जो कि पाकिस्तान में है। ऐसे में चाबहार पोर्ट के विकास में बाधा आना, ऐसे में बंदर अब्बास से कनेक्टिविटी कम हो जाना भारत के लिए चिंताजनक है। तो भारत को भाई ऐसी हालत में ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध बेहतर हो सकें। साथ ही जो आपने ऊपर ऑयल सप्लाईज़ के बारे में बात पड़ी थी, उसको टैकल करने के लिए भारत को अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है। रणनीतिक रूप से अगर देखें तो ईरान और अमेरिका दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मदद लेकर इस मामले को सुलझाना
भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को एक पॉजिटिव नोट पे सल्यूशन देते हुए समाप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको इंडिया ईरान के रिलेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ हिस्सों में हमने उसको विभाजित कर दिया। आप भी इसी प्रकार से उसको अपने उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए जो ईरान है वो पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में पड़ता है, तो यानी भारत के लिए एक जोग्राफिकल लोकेशन बनाता है वो, जो अति महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कनेक्टिविटी का एक रूट ये हमको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आमतौर पर जो पाकिस्तान है उससे होकर हम जा नहीं सकते अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया की तरफ, तो हमको गोल घूम के ईरान के थ्रू ही जाना पड़ता है। उसमें हमारा चाबहार पोर्ट हमें मदद करता है, और अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो वहाँ से आगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन जो देश हैं वहाँ तक भारत की कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स में क्रूड ऑयल के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं ईरान में, साथ ही साथ प्राकृतिक गैस के भी यहाँ पे भंडार हैं। अब ईरान के लिए क्या महत्व है भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित रखने में। देखिए सबसे पहले जो भारत है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, साथ ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, प्लस यहाँ पे हमारे पास मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये सब चीज़ें यह सुनिश्चित करती हैं कि आने वाले टाइम में भारत एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट बनेगा, और अब ऐसी परिस्थिति में ईरान के लिए वह फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा दोस्तों ईरान की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें ऑयल का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, वो भी भारत क्योंकि उसके जोग्राफिकली क्लोज है, भौगोलिक रूप से ईरान के वह करीब है, इस वजह से कई सारी लागतें अपने आप कम हो जाती हैं। इससे समग्र कीमत जो है वह भी कम आती है, तो इस प्रकार से भी ये ईरान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर भारत जो है वो दुनिया की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके रखता है तो वह भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकता है, और वहाँ से जो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उससे ईरान अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इसी के चलते ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रोत्साहन मिल सकता है। तो अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आए कि भारत और ईरान के संबंध का क्या महत्व है, तो आप इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट्स में रख सकते हैं। पहले लिखिए इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर लिखिए ईरान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने लिए एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको बोडो प्रॉब्लम के बारे में बताना है। भाई बोडो समस्या क्या है इसके बारे में यहाँ समझाना है। उसके अलावा बोडो से एक शांति समझौता किया गया था सरकार द्वारा वर्ष 2020 में। आपको बताना है ये जो समझौता है ये असम के विकास और शांति सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभाएगा। यहाँ पे जो आपका मेन वर्ड है वो है मूल्यांकन करना या फिर इवैल्यूएट करना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपने इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले तो बोडो समुदाय के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे के स्टार्ट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं वो क्यों काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है संक्षिप्त में रखने की अपने इंट्रोडक्शन को आप कोशिश करें। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं जो कि आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आपको इलेबोरेट करना है, यानी कि इसको आपको डिटेल में बताना होगा। फिर उसके बाद इनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो पीस एग्रीमेंट किया गया है उसके प्रावधान क्या है, उसमें क्या क्या कहा गया है, इस बारे में आपको लिखना होगा। अल्टीमेटली जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप ये करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो समझौता हुआ है इसके क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं और क्या ये इस क्षेत्र में विकास और शांति ला पाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे सजेशन हो, आपका जो एडवाइस हो, वो देते हुए आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले उत्तर की शुरुआत आप बोडो समुदाय के बारे में बता के कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये जो समुदाय है ये आसाम में सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है। करीब 5 से 6% आसाम की पॉपुलेशन यही कॉन्स्टिट्यूट करता है। साथ ही साथ कई सारे एरियाज़ आसाम में ये कंट्रोल करता है, लेकिन कई समय से ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। और इस प्रकार का जो पहली बार मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वह करीब 1960s के दौर में स्टार्ट हुआ था। इसके तहत वह कह रहे हैं कि भाई हमको एक सेपरेट बोडोलैंड दे दो, यानी जो हमारा क्षेत्र है इसको बोडोलैंड घोषित कर दो और ये क्षेत्र एक सेपरेट क्षेत्र की तरह रहेगा। इसमें जो ऑटोनॉमी होगी वो हमारी होगी, हम यहाँ डिसाइड करेंगे कैसी क्या व्यवस्था चलनी चाहिए। तो ये उनकी मांग है। परंतु समस्या ये है कि ये जो मांग है ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता को
चुनौती देती है। इस चक्कर में ये चिंताजनक है। जो बोडोज हैं बेसिकली ये आसाम की 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे अपनी पकड़ बनाते हैं। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी और चौथी है चिरांग। इन सभी एरियाज़ को साथ मिलाकर हम कहते हैं बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर इसको हम कहते हैं बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले। तो दोस्तों इसी क्रम में सरकार ने यहाँ पे शांति स्थापना के लिए एक आसाम अकॉर्ड की थी वर्ष 1985 में, पर उसने कई सारे क्षेत्रों में और ज़्यादा दबी हुई भावनाओं को भड़का दिया। उसकी वजह से ऑल स्टूडेंट बोडो यूनियन एक्टिव हो गई, अग्रेसिव हो गई, और ये एक एक्टिव मूवमेंट चलाने लगी थी 1987 से। इसको देखते हुए फिर से 1993 में एक अकॉर्ड पे बातचीत शुरू हुई गवर्नमेंट और ऑल स्टूडेंट बोडो यूनियन के बीच में, और फाइनली यहाँ से उभर के आती है बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल। यानी ये जो पहला बोडो समझौता हुआ, इसके अंतर्गत एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ था। वर्ष 1993 में ये समझौता हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी एक अलग क्षेत्र की जो मांग थी वो जारी रही। लगातार वहाँ पे वायलेंस होती रही, हिंसा होती रही, जिससे कि वह क्षेत्र डिस्टर्ब रहा। इसी के चलते फिर एक दूसरा बोडो समझौता भी हुआ था। ये दोस्तों जो दूसरा बोडो समझौता हुआ था ये वर्ष 2003 में हुआ था। ये जो 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ था उसमें एक तो सरकार थी और दूसरी वहाँ का एक ग्रुप जिसको हम बोडो लिबरेशन टाइगर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस समझौते के तहत असम राज्य में बोडो क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाने पर सहमति बनी थी, और इसी के अनुसरण में बोडो की एक टेरिटोरियल काउंसिल बनके हमारे सामने आई थी। यानी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को यहाँ पे बनाया गया था। ये जो हमने आपको 4 शुरुआत में ज़िले बताए थे आसाम के, उन्हीं चारों को सम्मिलित करके बनाया गया था। इसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जैसे कि लेजिस्लेटिव शक्तियाँ, जैसे कि वित्तीय शक्तियाँ। तो इसी तरीके से इसको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे कि अपने मुद्दे ये खुद देख सके। फिर भी इसके बाद भी लगातार ये जो एरिया है ये अनस्टेबल ही रहा। समय समय पर यहाँ पे हिंसा भड़कती रही, ये कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाया। इसके चलते अभी एक तीसरा बोडो अकॉर्ड हुआ है वर्ष 2020 में, और इसी के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जो तीसरा वाला समझौता है जो वर्ष 2020 में हुआ है, इसके अंतर्गत जो बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला था, यानी बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम बदल दिया गया है, और इसको अब हम लोग बोडो टेरिटोरियल रीजन के नाम से जानेंगे, या फिर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नाम से इसको जाना जाएगा। साथ में इसको 6ठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी शक्तियाँ, अधिक कार्यकारी शक्तियाँ और अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है। साथ ही सरकार ने ये वादा किया है कि जो क्षेत्र है हम लोग इसके विस्तार पे, इसके एक्सपेंशन पे सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। अब ये जो BTR है यानी बोडो टेरिटोरियल रीजन है, इसमें वह क्षेत्र शामिल हैं जो बोडो बहुल हैं, लेकिन वर्तमान में इस BTAD के बाहर आते हैं। तो अब इस BTR के तहत उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनमें भी जो बोडो समुदाय हैं उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए कार्य किए जाएंगे। उनको वहाँ पे स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा इसी के तहत एक बोडो कचहरी वेलफेयर काउंसिल का निर्माण किया गया है। ये बोडो के वेलफेयर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करेगी, उनको देखेगी, उनके ऊपर समाधान देगी। उसके अलावा ऐसा कहा गया है जो बोडो हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जाएगा उस क्षेत्र में। फिर कहा गया है कि भाई आसाम की जो एसोसिएट लैंग्वेज मानी जाएगी अब से वो बोडो मानी जाएगी। तो इस तरीके से प्रयास किए गए हैं कि इनके कल्चर को, इनके लैंग्वेज को, इनकी जो इंडिजिनस क्वालिटीज़ हैं उनको किसी भी तरीके से संरक्षित किया जाए। साथ ही यहाँ पे एक बोडो डेवलपमेंट पैकेज भी अनाउंस किया गया है, जिसके तहत कुछ फाइनेंस, कुछ पैसे दिए जाएंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। दोस्तों इसके प्रावधान को बेहतर समझने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि भाई बोडो से संबंधित समस्याएं क्या हैं, क्यों वो परेशान है, क्यों इस तरीके के बार बार हमको समझौते करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बोडो समुदाय की बात करूं तो सबसे पहले तो उनको चिंता है संस्कृताइजेशन से। मतलब ये जो संस्कृताइजेशन की एक लहर चल निकली है जहां पे ब्राह्मणों का महत्व अधिक होता जा रहा है, इस लहर की वजह से
कई सारे क्षेत्रों में कई सारे जनजातियां जो अपनी कुछ ना कुछ इंडिजिनस क्वालिटी लिए होती हैं, उनका अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है। इस संस्कृताइजेशन के चक्कर में वो सब के सब खतरे में आ जाती हैं। इसीलिए उनको चिंता है भाई कहीं जो हमारे इंडिजिनस नेचर है वो खो ना जाए इस चक्कर में। तो यानी इनकी दूसरी जो समस्या है, उनको लग रहा है जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कहीं वो इस संस्कृताइजेशन के चक्कर में विलुप्त ना हो जाए। उसके अलावा इस क्षेत्र में इलीगल माइग्रेंट्स बहुत हैं। बहुत तादाद में लोग अलग अलग क्षेत्रों से इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और वह इस क्षेत्र में अवैध प्रवासी जैसे रहते हैं। उनकी वजह से कई बार ये देखा गया है कि जो बोडो हैं उनकी लैंड उनसे छिन जाती है, उनकी ज़मीन का एनक्रोचमेंट कर लिया जाता है और फिर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो देखिए, सबसे पहले तो डर है कि हमारी संस्कृति ना खो जाए। उसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके चक्कर में कई बार देखा गया है जिन ज़मीन पे ये पुश्तों से रहते आए हैं वो भी छिन जाती है। पहली समस्या हो गई कि भाई संस्कृति ना छिन जाए, दूसरी समस्या हमारा घर ना छिन जाए। फिर उनको ये भी डर लगा रहता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, उसके अलावा जो हमारा कल्चर है, कहीं धीरे धीरे करके यह विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि बाहर से इतने लोग आते चले जा रहे हैं तो वह अपने कल्चर का भी इस क्षेत्र पर प्रभाव डालेंगे। उनके कल्चर के कारण जो यहाँ का इंडिजिनस कल्चर है कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए, इस प्रकार की चिंताएं भी बोडो को सताती रहती हैं। उसके अलावा इनको आमतौर पर ना किसी भी प्रकार के सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, ना इनके पास आर्थिक ऑटोनॉमी है, ना इनके पास कुछ खास राजनीतिक अधिकार हैं। तो इससे भी ये परेशान है। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं हमको एक ऐसा क्षेत्र दे दो जिसमें हम खुद के बनाए नियम के अनुसार खुद की संस्कृति को संरक्षित करेंगे, खुद की भाषा को संरक्षित करेंगे और अपनी आइडेंटिटी को खोने नहीं देंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले वही बोडो के बारे में बताया गया है। ये सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। असम की कुल आबादी का करीब 5 से 6% यही कॉन्स्टिट्यूट करता है। हिस्ट्री में ऐसा होता था कि असम के कई सारे क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ समय से कुछ समस्याओं से जूझते हुए इन्होंने अपना एक अलगाववादी डिमांड्स पर आधारित आंदोलन शुरू कर दिया। वह एक सेपरेट बोडो राज्य की डिमांड करने लगे और ये जो कहानी है करीब 1967 से ये शुरू हुई। अब समस्याएं क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो भूमि है उसका अतिक्रमण कर लिया जाता है। अवैध प्रवास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो परेशान है। उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है, कहीं उसकी पहचान धूमिल ना हो जाए, ये चिंताएं उनको सताती रहती हैं। उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों से लगातार उनको वंचित रखा जाता है। अपनी मातृभूमि में वह एक जातीय अल्पसंख्यक बनने के अलावा वो अपने स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी संघर्ष के चलते भारत सरकार ने असम सरकार के साथ मिलकर और बोडो समुदाय के द्वारा चलाए जा रहे सशस्त्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि ऐसे 2 समझौते पहले भी हो चुके हैं, ये टोटल 3rd समझौता है। हम लोग अभी इसकी चर्चा करेंगे। ये 2020 में हस्ताक्षर करके लागू किया गया था। इसमें सरकार बोडो की कई सारी मांगें मानने को तैयार हो गई थी और बोडो ने ये कहा कि इस समझौते के साथ ही हम लोग एक अलग राज्य की जो मांग शुरुआत से कर रहे हैं उसको हम समाप्त कर देंगे। अब इस समझौते में बताया क्या क्या गया है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो BTAD है यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट या फिर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले हैं, उसका नाम बदलकर या उसमें कुछ परिवर्तन कर कर उसको बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र या फिर BTR के नाम से अब जाना जाएगा। इसके विधायी, कार्यकारी, वित्तीय सभी अधिकारों में इजाफा होगा, उस क्षेत्र में इजाफा होगा। अब जो BTAD क्षेत्र है उसके बाहर जो गांव हैं जो बोडो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पे बोडो समुदाय के काफ़ी लोग रहते हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए एक बोडो कचहरी कल्याण स्वायत्त परिषद का निर्माण किया गया है। पहाड़ों में रहने वाले बोडो समुदाय के लोगों को पहाड़ी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। पूरे असम के लिए देवनागरी लिपि के साथ बोडो भाषा अब सहयोगी आधिकारिक भाषा के तौर पर चलेगी। यानी इस जो प्रावधान है उससे सरकार ने कोशिश की है, जो बोडो की चिंताएं थीं कि भाई कहीं हमारी भाषा धूमिल ना हो जाए, कहीं वह विलुप्त ना हो जाए, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। फिर बोडो के जो क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का विकास पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है।
साथ ही इतने समय से जो भी लोग हिंसा में मारे गए हैं उनके परिवारों को करीब 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने पर सरकार ने हामी भर दी है। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसके क्या क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि बीटीसी की पहुंच और अधिकार में विस्तार होगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि संभावना है उसका संचालन और बेहतर हो सके और कुशल हो सके। उसके अलावा जो बीटीएडी के बाहर बोडो समुदाय एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए हमने जो बीटीआर बनाया है उसकी मदद से इन समुदायों के कल्याण के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब सरकार प्रयासरत है और शायद जल्दी ही इनकी समस्याओं का समाधान निकल भी पाएगा। उसके अलावा यह बोडो की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई और जातीय पहचान को बचा के रख सकेगा, उसको संरक्षित कर सकेगा। साथ ही जो एक समस्या थी कि भाई हमारे भूमि के अधिकार चले जाते हैं, हमारी भूमि का अतिक्रमण हो जाता है, तो उसका भी यहाँ पे समाधान शायद निकल पाएगा। ये हमको संभावित प्रभाव इसके लगते हैं। इस क्षेत्र के तेज़ विकास में ये मददगार साबित हो सकता है। उसकी वजह से जो समग्र आदिवासी समुदाय है उसका भी विकास हो सकता है, शायद वह मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है और उनकी जो इंडिजिनस पहचान है उसको भी बचाए रखा जा सकता है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि जो सशस्त्र समूहों से जुड़े हुए लोग हैं अब वह समाज में एकीकृत हो पाएंगे। शांति, सद्भाव, एकता का एक नया युग यहाँ से आरंभ हो सकता है। तो यानी सरकार ने पीस को बनाने के साथ साथ जो बोडो समुदाय है उसके कल्याण पे, उसके वेलफेयर पे भी यहाँ पे पूरा फोकस रखा है। और इनफैक्ट अभी तक तो सिर्फ बीटीएडी में रहने वाले बोडोज पर ध्यान दिया जाता था, अब जो बीटीआर बना है वो इस क्षेत्र के बाहर रहने वाले बोडो समुदाय के लोगों के कल्याण पर भी ध्यान देगा। तो सरकार ने जो ये अकॉर्ड की है इसके तहत सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके, उनका समाधान निकाला जा सके। अभी तक जो क्षेत्र उग्रवाद से ग्रसित रहा है अब इस अकॉर्ड के बाद ऐसा लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो एक पॉजिटिव नोट पे, एक सकारात्मक नोट पे आपने अपना उत्तर इस प्रकार से समाप्त करना है। फिर दोस्तों जो हम बीटीएडी की बात कर रहे हैं ये 4 क्षेत्र हैं वे आसाम के, जिसमें कोकराझार है, चिरांग है, बक्सा है और उदालगुड़ी है। और जैसा कि हमने बताया अलग अलग तरीकों पे, अलग अलग समय पे सरकार ने प्रयास किए हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए। जैसे कि 1993 में एक समझौता किया गया था जिसको हम लोग फर्स्ट बोडो अकॉर्ड भी कहते हैं। हमने बताया इसमें बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया था। फिर भी जब समस्याएं सुधरी नहीं तो 2003 में दूसरा समझौता किया गया था। इस सेकंड अकॉर्ड के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण हुआ जिसमें बीटीएडी के जो 4 क्षेत्र हैं, जो 4 ज़िले हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा है। दोस्तों इसको ठीक कर लीजिएगा, ये बक्सा है और चौथा उदालगुड़ी है। इन क्षेत्रों के लिए ये काउंसिल बनाई गई। ये जो समझौता था ये बोडो लिबरेशन टाइगर जो कि एक वहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ साइन किया गया था। इसको हम लोग सेकंड बोडो अकॉर्ड कहते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले 27 सालों में हमने टोटल इस प्रकार के 3 समझौते बोडो की समस्या का समाधान निकालने के लिए साइन कर लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो इतना प्रचलित है उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में कहा गया है इससे आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व है, इसका आपको विश्लेषण करना है। ये जो मुख्य शब्द है यहाँ पे विश्लेषण करना है, यहाँ पे वही चीज़ एनालाइज है। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है उसके पास ये शक्ति है कि वो संविधान को संशोधित कर सकता है। फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन से, क्योंकि दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है यानी जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है उसमें यही बताया गया है कि आप कुछ भी संशोधित कीजिए पर किसी भी प्रकार से वो संशोधन, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिखी हुई चीज़ें हैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए। तो क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली बात कर रहे हैं संशोधन के ऊपर, जो इसकी भूमिका हम बनाएंगे वो इसी बात से बनाएंगे कि पार्लियामेंट या फिर संसद के पास ये शक्तियां हैं कि वह संविधान का संशोधन कर सकती है। परंतु बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कहता है कि भाई जो आपके ऐसे कोई भी अमेंडमेंट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने चाहिए। तो ये एक हमारी भूमिका बन गई।
फिर हम अलग अलग निर्णयों के सहायता से ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से ये जो सिद्धांत है आधारभूत ढांचे का, यह विकसित होता आया है, और फिर अल्टीमेटली आप इस सिद्धांत के महत्व के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी आप जो शुरुआत करेंगे वो ऐसे कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास जो संविधान के संशोधन की या फिर अमेंडमेंट की शक्ति है वो अनुच्छेद 368 के तहत उसको प्राप्त है। लेकिन ये जो शक्ति है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके जो कुछ मन में आए आप उसका संशोधन कर सकते हैं। ये जिस फैक्टर से लिमिटेड है, जो तत्व इसको सीमित करता है, वो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, क्योंकि जो भी चीज़ें उसके अंदर पड़ेंगी उनको आप संशोधित नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डिबेट है ये इस बात से शुरू हुई थी कि भाई आपके फंडामेंटल राइट ज़्यादा मजबूत हैं या फिर डीपीएसपी, मतलब कौन दूसरे के ऊपर हावी पड़ सकता है। तो समय समय के साथ जब हम देखेंगे अलग अलग केसेस होते आए हैं जिसमें अलग अलग जजमेंट्स आए हैं, जिसके आधार पर धीरे धीरे करके हमारे सामने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन इवॉल्व होके आई है। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से हमने अपना उत्तर शुरू किया है। सबसे पहले लिखा है कि पार्लियामेंट की जो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसको संशोधित कर सकता है, ये अनुच्छेद 368 से आती है, जो कि संविधान ही प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यह अधिकार जो है वो पूर्ण नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आइडिया है वो इस पे लिमिटेशंस लगाता है। यानी अगर पार्लियामेंट ने कुछ इस प्रकार के चेंजेस किए जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुई, तो हमारा जो कोर्ट है वो उसको नल और वॉइड घोषित कर सकता है। जो इसकी शुरुआत हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, वो कुछ एक विवाद या कुछ डिबेट से शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहली बात थी कि भाई क्या फंडामेंटल राइट या फिर आपके मौलिक अधिकार ज़्यादा सशक्त हैं या फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसे हम लोग नीति निदेशक तत्व के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा भारी पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इसी विवाद के चलते ये जो डिस्प्यूट है, ये बहस है, इसके चलते हुए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट्स दिए गए हैं, और उन्हीं जजमेंट्स के कारण बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे अपनी शेप एक्वायर करता चला गया। अब जो पहला इसमें जजमेंट है वो है शंकरी प्रसाद केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकता है, उनको अमेंड कर सकता है। यानी अगर हम टेक्निकल भाषा की तरफ देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन की शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, उसमें वह या फिर उसके अंतर्गत वह मौलिक अधिकारों का भी संशोधन करने का अधिकार रखता है। फिर आता है गोलकनाथ केस या फिर गोलकनाथ मामला। उसमें क्या हुआ, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो अपनी स्थिति को बदल दिया, अपना पुराना वाला जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया। यहाँ अदालत ने यह फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार एक अपरिवर्तनीय स्थिति में मौजूद हैं और संसद जो है वो ना तो इनमें से किसी भी अधिकार की कटौती कर सकता है और ना ही इन्हें वापस ले सकता है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो पुराने जजमेंट में कहा गया, यहाँ पे बिल्कुल उसको पलट दिया गया था। अब आपने संसद को लिमिट करने का, उसको कंस्ट्रेन करने की कोशिश की, तो यहाँ पे संसद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रतिक्रिया के तहत 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत संसद ने कहा कि उसके पास अधिकार हैं किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित करने के या फिर उनको वापस लेने के, अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो। फिर इसी क्रम में केशवानंद भारती केस आया, जो स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट था। 1973 में ये केस सामने आया था। तो जो गोलकनाथ मामले में निर्णय दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया और बोला जो संसद ने कहा है वो भाई ठीक है, मान लेते हैं, हम लोग इसको वैध मानते हैं। लेकिन एक चीज़ का संसद को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जब भी संशोधन कर रही है तो उस प्रकार के परिवर्तन का जो भारतीय संविधान की आधारभूत सूचना है उसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार में उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये जो इस मामले में कही गई बहुत सारी बातें थी, उसमें से एक बात थी जो हमारे प्रश्न से संबंधित है। फिर आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स का मामला या मिनर्वा मिल्स का केस। यहाँ पे माननीय अदालत ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पे फिर से कहा गया भाई जो 368 अनुच्छेद के तहत आपको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उसके तहत जो संशोधन आप करेंगे उसका दायरा सीमित है और ये संशोधन करने की आपकी शक्तियाँ भी सीमित है। तो जब आपने यहाँ पे फिर से संसद को बांधने का प्रयास किया, उसकी शक्तियों की सीमा पर आपने
अंकुश लगाने का प्रयास किया तो संसद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसमें 42वें संशोधन अधिनियम के तहत ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति असीमित है, कोई भी लिमिट है नहीं इसमें, और जो ये हम संशोधन करेंगे इसमें किसी भी प्रकार से जो न्यायालय हैं वो इनको नहीं देख सकते, यानी इनके किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो चीज़ थी इसको अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशरी की ताकत है, न्यायालयों की ताकत है किसी भी निर्णय में फैसला लेने की, उसके ऊपर चेक रखने की, उसको देखने की, वह आधारभूत संरचना है, और अगर आपका कोई भी संशोधन इसको भंग करता है तो वह अमान्य है, और इसी आधार पर इस संशोधन में इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को भी अमान्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये अभी तक पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हुई है, और केस ऑन केस बेसिस पे धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट्स आते जाते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यह पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया है कि संविधान का आधारभूत ढांचा वास्तव में है क्या। तो ये इवोल्यूशन में है और लगातार हर केस के बेसिस पे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा भाग था। तो सबसे पहले क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ पार्लियामेंट संशोधन कर नहीं सकती, तो पार्लियामेंट की पावर पर ये एक चेक रखता है, यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से ये संसद को बचाता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये भारतीय लोकतंत्र को सत्तावादी शासन में बदलने से रोकता है। फिर जो हमारे संविधान का मूल सार है, जो बेसिक एसेंस है, ये उसकी भी रक्षा करता है। राज्य की मनमानी के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों को सशक्त करता है। ये बेसिकली एक ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर की झलक दिखाकर हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। फिर दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के जो डॉक्ट्रिन है उसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है या क्या आलोचना आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही पॉइंट आप उल्टा लिख सकते हैं कि भाई जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव एरिया में आके हस्तक्षेप कर रही है, तो ये कहीं कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको बिगाड़ रही है, क्योंकि जो हर एक ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके अपने अपने क्षेत्र निर्धारित हैं। तो जब कोई भी एक ऑर्गन अपने क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, तो पूरी व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा हमारे जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसको सम्मिलित नहीं किया था संविधान में, तो क्या ये ज़रूरी भी है, इस पे भी एक प्रश्न उठता है। उसके अलावा जुडिशरी को ये अनपैरेलल्ड अथॉरिटी ग्रांट करता है कि भाई कुछ भी अगर मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया तो आप तो कह देंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है और इसी वजह से आप इस पे संशोधन नहीं कर सकते। और डॉक्ट्रिन अपने आप में क्लियर नहीं है, क्योंकि पूरी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि भाई क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। ये तो केस बाय केस बेसिस पे इवॉल्व होती रहती है। तो दोस्तों ये सब आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं अगर आलोचना करने की बात आती है, लेकिन हमको ओवरऑल मालूम है कि ये पार्लियामेंट की शक्तियों को सीमित करता है जिससे कि वह मनमानी ना कर पाए। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका के ऊपर हमको चर्चा करना है। आपका जो शब्द है इसमें मुख्य वो चर्चा कीजिए या फिर यहाँ पे डिस्कस। तो अपने उत्तर की शुरुआत आप ये कहते हुए कर सकते हैं कि समय के साथ जो प्रधानमंत्री का पद है उसका महत्व बढ़ता चला गया है, और फिर ये कैसे बढ़ा है ये आप अपने नीचे आंसर में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो अलग अलग पहल शुरू की गई हैं प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग सेक्टर्स में। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि किसी एक सेक्टर में आपको सीमित अपने आप को ना रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स की बात करनी है कि भाई एग्रीकल्चर के सुधार के लिए भी प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। फिर उसके बाद गरीब आदमी को वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जा सके, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात कर सकते हैं, जिसका मेन फोकस है वित्तीय समावेशन। फिर आज प्रधानमंत्री के मजबूत निर्णय के कारण ही हमारे देश की जो रक्षा क्षेत्र है, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रक्षा की क्षमताएं हैं, उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमने अलग अलग फील्ड में वृद्धि
प्राप्त की है, भले ही आर्थिक हो या रक्षा का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें भी सामाजिक न्याय का वितरण अब प्रभावी ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पहल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ओपन टू ओपिनियन है, आपका जो ओपिनियन इस पे बनता है आप उसी तरीके से इसमें लिख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बताएं किस प्रकार से प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है देश के विकास में, किस तरीके से उनका जो पद है वो सिग्निफिकेंट होता चला जा रहा है समय के साथ साथ। तो दोस्तों, आप इसकी शुरुआत ये कहते हुए कर सकते हैं कि वह कार्यपालिका के प्रमुख हैं और जैसे जैसे समय बीतता गया है, प्रधानमंत्री का जो पद है उसने लोगों का विश्वास अर्जित कर लिया है, लेजिटिमेसी मिल गई है लोगों से। अगर हम भारत के फेडरल सेटअप की बात करेंगे तो एक राष्ट्रीय छवि वाले प्रधानमंत्री निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय छवि वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक सशक्त हैं। अब वो एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र को। अब वो पूरे भारत के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए। प्रधानमंत्री का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में सरकार को अक्सर प्रधानमंत्री शासित सरकार या फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से पूरे विश्व में लोकप्रिय छवि प्राप्त की है। उनके अलग अलग अभियान चलते रहे हैं, चाहे स्वच्छता से संबंधित अभियान हो जैसे स्वच्छ भारत अभियान, या फिर किसानों के कल्याण के लिए कोई अभियान हो जैसे कि किसान मानधन। साथ ही वे समाज के कमज़ोर वर्गों को लक्षित करने वाले समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं, जैसे कि सुगम्य भारत अभियान, जैसे कि मातृत्व योजना, जैसे कि पोषण अभियान, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्गों को लक्षित करते हुए अलग अलग अभियान प्रधानमंत्री चलाते रहे हैं। और इन सब अभियानों के पीछे मुख्य कारण क्या है? वो है भारत का विकास होना, और केवल विकास नहीं, वो है समावेशी विकास होना। हर एक वर्ग का व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तभी पूरे भारत की तरक्की हो पाएगी। किसी भी वर्ग को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर कहीं कुछ अड़चनें आती हैं तो उसके लिए अलग अलग अभियान शुरू किए जा रहे हैं जिससे कि उसको सहायता प्रदान की जा सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाने की बात हो तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी जो ग्लासगो समिट हुई है COP26 में, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने पंचामृत करके 5 वादे किए हैं, 5 प्लेजेस ली हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के विरोध में भारत एक लीडर की भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई भी विश्व हित में या भारत हित में आवाज़ उठाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभाते हैं। टेररिज्म पे उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है, और इन सब चीज़ों का भी जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो सब जनता को ही होता है। भाई, अगर हम शुरुआत से देखें तो नेहरूवादी युग में जब हमने गुट निरपेक्ष रहने का चुनाव किया था, तब भी वह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली चुनाव था, एक बहुत पावरफुल डिसीजन था, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर में आधे लोग तो अमेरिका की साइड थे और आधे लोग जो है वो USSR या फिर रशिया की तरफ थे। लेकिन ऐसे में भारत ने एक नई पहल शुरू की थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं रखते, ना तो हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे। तो ये एक अलग स्टैंड अपना मेंटेन करना, एक अलग इमेज सामने लाना देश के लिए एक बहुत गर्व की बात थी। तो वहाँ से अगर शुरू करते हुए और आज की सरकार में मोदी शासन के आप फैसले देखेंगे तो हमने RCEP में शामिल ना होने का फैसला किया था, क्योंकि वह किसान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। तो जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वो देश के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करता है। अगर किसी भी वर्ग का कोई नुकसान हो रहा हो तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं झिझकते ये कहने से कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। भारत ने अपना एक अलग स्टैंड मेंटेन किया है, भारत ने एक अलग छवि प्राप्त की है पूरे विश्व की नज़रों में, और उसका हम लोग जो श्रेय देते हैं वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री को जाता है और उनके द्वारा बनाई गई नीतियों को जाता है। जितने भी निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल है उसके द्वारा लिए जाते हैं वह सब टारगेटेड होते हैं नागरिकों के कल्याण पे। अब मैडम इंदिरा गांधी के समय से जो अब वर्तमान के प्रधानमंत्री कार्यालय है वह सबसे ज़्यादा मजबूत उभर के सामने आया है। वर्तमान PM ने अलग अलग पहल चलाई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का फ़ायदा हो पाए, हमारे देश में चीज़ों का
निर्माण हो सके, जिससे हमारा बाहर से आयात कम हो सके, और साथ साथ जो डोमेस्टिकली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास भी कुछ पैसा आ सके, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही वोकल फॉर लोकल जैसी हमने अलग अलग स्लोगन्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स के बिना पर इस अपनी स्ट्रैटेजी है उसको और ज़्यादा सशक्त करने की कोशिश की है। उसके अलावा स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे युवाओं के कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर इंडिया का यूथ स्किल्ड होगा तो वो देश विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर पाएगा, वो खुद अपना रोजगार अर्जित कर सकता है, जिसके तहत वह खुद भी और अपने परिवार को भी गरीबी की जकड़ से बाहर निकाल सकता है। प्रधानमंत्री ने घरेलू आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा जोर दिया है। अभी कोविड के दौरान हमने कितने ही नेशंस को वैक्सीन सप्लाई किया है और अलग अलग प्रकार के जो भी सहायता चाहिए थी उन सब का सप्लाई बना के रखा है। यानी इस क्षेत्र में भी हम लोग लीडर के तौर पे उभर के आए हैं, और इसके पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब जो अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया है। लुक ईस्ट पॉलिसी के बजाय हमने एक नई पॉलिसी की तरफ अपना रुख अपनाया है, जिसमें हम लोग कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि ना सिर्फ ईस्ट में मौजूद सभी जो आपके नेबर्स हैं या फिर जो सामरिक क्षेत्र हैं उनकी तरफ देखो, बल्कि उनके विकास के लिए कार्य भी करो। तो हम लोग एक्ट करते हैं अब, ना कि सिर्फ लुक करते हैं। तो इस प्रकार से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी नीतियां हैं उनमें बदलाव देखे गए हैं, और वो जो बदलाव हैं वो सब उभरते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये आज का आखिरी सवाल होगा। यहाँ पे हम लोग राइट टू लाइफ डिस्कस करना हमारा उद्देश्य रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई भारत के संविधान में जो जीवन का अधिकार बताया गया है उसका आपको परीक्षण करना है। तो मुख्य शब्द हो गया आपका परीक्षण करना या फिर यहाँ पे एग्जामिन। अब आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं ये बताते हुए कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और आर्टिकल 21 या फिर जो अनुच्छेद 21 है वो क्या है, फिर उसका महत्व क्या है, इस बारे में आप संक्षिप्त में यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपने अपने उत्तर की भूमिका बना दी कि आप आने वाले उत्तर में आर्टिकल 21 के बारे में बात करने वाले हैं। फिर आपको बताना है किस तरीके से लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसका जो दायरा है उसमें विस्तार किया गया है। फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारों का उल्लेख कर सकते हैं जिसको माननीय न्यायालय ने जीवन के अधिकार के दायरे में सम्मिलित किया है। ये यहाँ पे उदाहरण का कार्य करेंगे, और अल्टीमेटली जब आप इसका कंक्लूजन निकालें, जब आप निष्कर्ष लिखें, तो यह कहते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि भाई जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कही कि है कि आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही बात है, और उसी चीज़ को आप यहाँ पे दोहराएंगे और कहेंगे कि भाई यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका देखते हैं हमने उत्तर किस प्रकार से बनाया है। आप शुरुआत करेंगे ये लिखते हुए कि भारत में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उनको संरक्षित करता है। और इसमें यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर कोई ऐसा लॉ है या फिर कोई ऐसा लीगैलिटी है जो आपको राइट टू लाइफ के दायरे में आने वाले किसी भी अधिकार से वंचित करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी एंटिटी के द्वारा इसके अंतर्गत जो भी अधिकार आते हैं उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। भाई ये जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार इसीलिए है क्योंकि इसके अस्तित्व के बिना जो अन्य अधिकार हैं उनकी उपयोगिता साबित नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास राइट टू लाइफ ही नहीं है तो आप इक्वालिटी का क्या करेंगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट में समता का क्या करेंगे, तो आप फ्रीडम और एक्सप्रेशन का क्या करेंगे। यानी कि राइट टू जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पे हमारे सामने उभर के आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार के दायरे में बार बार बढ़ोतरी की गई है, इसको बदला गया है। पहले 1950 में एक गोपालन केस हुआ था, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की एक संकीर्ण व्याख्या प्रदान की थी, लेकिन उसके बाद और कई सारे केसेस हुए जिसके कारण इसके जो अधिकार क्षेत्र है उसमें विस्तार होता आया है। जैसे कि 1978 का मेनका गांधी केस, उसमें अनुच्छेद 21 के जो दायरा है उसमें विस्तार किया गया और समय के बीतने के साथ साथ कई सारे अधिकार इसमें शामिल किए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ,
शेल्टर का अधिकार, प्रिवेसी का अधिकार, फ्री लीगल एड का अधिकार। अगर कोई आपको सॉलिटरी कन्फाइन करता है, अकेले में कारावास में बंद करता है, तो उसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार मौजूद है। सूचना का अधिकार आपके पास है। तो ये हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं बस। आप चाहें तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस उत्तर में आप चाहें तो और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इम्पॉर्टेंट जिस्ट है, जो इसका मूल आधार है, जो मूल तत्व है, वो आपको ये रखना होगा कि शुरुआत में तो जो जीवन का अधिकार था, या राइट टू लाइफ था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता थी, वो इतनी थी। लेकिन समय के साथ इसके जो दायरा है, इसका जो क्षेत्र है, उसमें विस्तार होता चला आया है। यहाँ पे आप कुछ केसेस का वर्णन कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आप कुछ केसेस का वर्णन कर सकते हैं कि भाई इस केस में ये अधिकार इसमें शामिल कर लिए गए थे। तो आपका जो उत्तर है आपको इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हुए रखना है। फिर हम इसको कंक्लूड करने के टाइम पे कहेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों के अस्तित्व के लिए मौलिक हो जाता है। यह जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करने वाला एक ऐसा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है और जीने योग्य बनाता है। तो यानी एक पॉजिटिव और सकारात्मक नोट पे आपने अपना उत्तर समाप्त करना है। फिर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम ये समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से इम्प्लीकेटेड हैं, या कौन कौन से जो राइट्स हैं वो अपने आप ह्यूमन राइट्स बनते हैं। सबसे पहले राइट टू लाइफ है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार बेसिकली, बच्चों का प्रोटेक्शन, एजुकेशन के राइट्स, LGBT राइट्स, महिलाओं के अधिकार, एक शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, आप जहाँ कार्य करते हैं उस कार्यस्थल पे अच्छी वर्किंग कंडीशन का अधिकार, और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध अधिकार। तो ये अपने आप इम्प्लीकेटेड हैं, ये इन अधिकारों में अंदर ही अंदर निहित हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हो तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे अधिकारों पे इस प्रकार से कोई अलग से केस नहीं आया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो हाँ ये इसके अंदर है, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो इधर जाता है कि ये सब अधिकार भी कुछ बेसिक अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए हम अपने उन अधिकारों में इनको भी सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।